अरमान रजा बलरामपुरी पिछले बिहार विधानसभा के सबसे चर्चित चेहरा। हालांकि इनका जो संबंध बिहार विधानसभा में रहा तो लालू जी के परिवार के काफ़ी करीबी दिखे और सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करने वाले लोगों में रहा अरमान रजा बलरामपुरी। हालांकि ये बलरामपुर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन भीड़ इकट्ठा करने के लिए ये बिहार में बहुत ही उपयोगी साबित हुए और उन्होंने भीड़ को कहीं न कहीं वोटर में भी कन्वर्ट किया। इसके लिए तेजस्वी यादव ने बार बार इनको शुक्रिया कहा है। हालांकि इनके शुक्रिया को आज हमने दिल्ली में पकड़ लिया और बलरामपुरी को हमने दिल्ली स्टूडियो में बुला लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। मैं उमाशंकर सिंह हूँ। बलरामपुरी के बारे में जी हमारे दर्शक को आप बताएं, बलरामपुरी का डिटेल बताएं, कहाँ से कहाँ के आप रहने वाले हैं, आपके पिताजी क्या करते थे, परिवार पूरा डिटेल से। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को अपना प्यार भरा आदाब, सलाम, नमस्कार और उसके बाद आपको भी बहुत मुबारकबाद सर, जो आपने हमें यहाँ कैच कर लिया और यहाँ पे बिठाया। सर, बलरामपुर शहर लखनऊ से करीबन 180 किलोमीटर दूर पाया जाता है। बलरामपुर सर वो क्षेत्र है जहाँ अदब का सबसे बड़ा सितारा, जिसे हम और आप बेकल उत्साही भी कह सकते हैं, वो दिया है। अली सरदार जाफरी भी बलरामपुर से हैं और उसके बाद सवा बलरामपुरी साहिबा जैसी शख्सियत वो बलरामपुर से जनती हैं। इन सभी के एक जो पीरियड चलता है, एक जो शायरी की दुनिया चलती है, इन सभी से इंस्पायर होकर के एक छोटा सा एक ज़र्रा कह लें, मैंने कोशिश की है कि मैं भी अपनी आवाज़ उन लोगों के बीच में ला सकूं जिसको लोग अदब की दुनिया कहते हैं या जिसको लोग ज़रूरत समझते हैं कि हाँ ये आवाज़ यहाँ पे होनी चाहिए। वो चाहे पॉलिटिकल मुद्दे हो या वो राजनीतिक से हट करके कोई भी मुद्दा हो, यहाँ तक कि बलात्कार हो, रेप हो और कई ऐसे घिनौने काम या कई ऐसे भ्रष्टाचार के काम जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे बोलने की ज़रूरत है, मैं बोलने की कोशिश करता हूँ अपने लफ्ज़ों में, अपने शब्दों में, और कोशिश ही करता जाता हूँ और लोगों की दुआएं, लोगों की मोहब्बत साथ मिलती जाती है तो कामयाबी मिलती जाती है। बलरामपुरी कहाँ छिप गया था जब सीए के विरोध में आप कहीं ना कहीं सीए का एक चेहरा बनते जा रहे थे और हमें ऐसा दिख रहा था कि बलरामपुरी कहीं ना कहीं एक चेहरे के रूप में दिखेंगे, लेकिन सीए के प्रोटेस्ट के बाद आप कहीं गायब हो गए थे। सर, लॉकडाउन के पहले दिन तक अगर आप देखेंगे मेरी वीडियोस यूट्यूब पे, तो लॉकडाउन जिस दिन लगा उसके जस्ट एक पहले दिन भी मैं उजरियाओं के प्रोटेस्ट में था। वो गोमती नगर में हो रहा था, वहाँ भी मैंने अपनी हाजिरी दी है। यहाँ तक कि मोदी जी ने लॉकडाउन लगा दिया था, उस दिन भी मैं अपना अकेला गया विदाउट एनी टीम, कि अगर कुछ भी होता है तो मुझे हो, मेरी टीम को ना हो, और मैं अकेला पहुँचा वहाँ पर। इस प्रोटेस्ट में मैंने अपना साथ दिया, अपना सहयोग दिया और फिर एकदम से जब बंद करवा दिया इसलिए तब मैं जाकर के सर घर बैठा। लेकिन चलिए इस पर तो हम लोग डिटेल से बात करेंगे। जी जी। अरमान और बलरामपुरी, अरमान रजा बलरामपुरी को अगर परिभाषित करना हो अपने ही शब्दों में तो किस तरह से परिभाषित करेंगे? कुछ यूँ कहना चाहूँगा सर कि शहर बलरामपुर की मैं एक शान हूँ, ऐसा लोग कहते हैं। शहर बलरामपुर की मैं एक शान हूँ, मैं ही अरमान हूँ, मैं ही अरमान हूँ। आप लोगों के लब पे जो देखूँ खुशी, चैन आए मुझे, हो मुझे ही खुशी। आप लोगों के लब पे जो देखूँ हंसी, चैन आए मुझे, हो मुझे ही खुशी। इसलिए शायद मुझको बनाया गया, देख सकता नहीं मैं कभी बेबसी। आप ही की तरह मैं भी इंसान हूँ, मैं ही अरमान हूँ, मैं ही अरमान हूँ। और कहते हैं सर के सच बताऊं मुझे दर्द होने लगे, ये परिभाषा जो लिखी थी मैं, आपने पूछा मैं पढ़ता हूँ। कहते हैं कि सच बताऊं मुझे दर्द होने लगे, कोई बच्चा कहीं पर भी रोने लगे। वक्त का तकाजा है निकालो इसे, पाओ गर किसी में कांटा जो चुभने लगे। मैं मसीहा हूँ ना मैं भगवान हूँ, मैं ही अरमान हूँ, मैं ही अरमान हूँ। यहाँ पे मैंने मैं मसीहा हूँ ना मैं भगवान हूँ इसलिए कहा क्योंकि आजकल जब लोग जैसे ही फेमस होते जाते हैं तो अपने आप को मसीहा या कौम का हमदर्द या बताने लगते हैं, लेकिन मैं ऐसा अब से लेकर के आगे फ्यूचर में कभी भी अपने नाम के साथ ये जोड़ना नहीं चाहूँगा कि मैं मसीहा हूँ या मैं कौम का हमदर्द हूँ। मैं इस कौम का एक छोटा सा एक ज़र्रा हूँ सर, जो कोशिश में कर रहा हूँ कि मैं काम आ सकूँ किसी के भी, किसी भी वर्ग के साथ अगर गलत हो रहा हो, किसी भी धर्म के साथ, किसी भी जात के साथ, किसी भी मजहब के साथ गलत हो रहा है तो मैं बोलूँ, बस मेरी ये कोशिश है सर। नहीं, आपकी बोली तो हमने पहले भी सुना है बिहार विधानसभा में। जी जी। वो क्या वाकया था, जरा चर्चा करेंगे विस्तार से।
और आरजेडी के लिए ही क्यों? सर क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता था, क्योंकि हम युवा हैं और ज़्यादा मैं युवाओं को ही साथ देना चाहूँगा। तेजस्वी यादव जी जिस तरह से उन्होंने उस दौरान मेहनत की थी वो देखने के लायक बनता था, और उनके मेहनत का जिस तरह से साथ देते थे बिहार आरजेडी बिहार के वासी, एक एक महफिल में लाखों की भीड़, 2-2, 3-3 लाख की भीड़, जिस तरह से आवाम उनको चाह रही थी, ये कहीं ना कहीं ये भी महसूस हो रहा था कि वो नीतीश कुमार के उस राज्य से तंग आ चुकी है, उस कार्यकाल से तंग आ चुकी है, इसलिए वो अब बदलाव चाह रही है। लेकिन शायद ये होना मंजूर ना था। मैं तो यही कहूँगा कि सारा सर साफ साफ बेईमानी हुई है, जिसको हम और आप अपने शब्दों में धांधली भी कह सकते हैं या ईवीएम का हैक होना भी कह सकते हैं, लेकिन सर ये हुआ है। 2 सवाल पैदा आप कर रहे हैं कि धांधली भी हुई है और ईवीएम भी हैक किया गया है जी। क्या आपको शोभा देता है ऐसे शब्दों का यूज करना? सर बिल्कुल, क्योंकि मैं जिस प्रत्याशी के लिए गया था, जनाब अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी नाम है, उन्हीं के वोटर, जिस दिन वोट हुआ, एक ट्रक आता है और प्रशासन नहीं रहता है वहाँ पे, ना वहाँ पे जिम्मेदारान अफसर रहते हैं ना कोई रहता है। वहाँ वो अपने आवाम के साथ, अपने समर्थक के साथ पहुँचते हैं, पूछते हैं ट्रक कहाँ से आया, और बक्सा उन्होंने अंदर जाते हुए भी देखा। अब वहाँ पे चेंजिंग हुई कि नहीं हुई, इस मामला टला रहा, बार बार टालते रही प्रशासन की सब ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन ये हुआ। अब सर ये वहाँ हो सकता है उनकी नज़रों के सामने, और यही बात आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी ने भी कही कि हम जो है रिकॉर्डिंग फिर से कराना चाहेंगे, चुनाव आयोग हमें इसका जवाब दे कि ये कैसे हुआ, हमको सीडी दिखाए। उनका जो लाइव कॉन्फ्रेंस हुआ था उसको मैंने पूरा सुना, उन्होंने यही मांग रखा कि उसको सीडी हमें दिखाई जाए जहाँ जहाँ हुआ है, और हम उसको फिर से रिकॉर्डिंग कराना चाहेंगे। लेकिन अब चुनाव आयोग इस पर क्यों? चलिए, आप तो आर्टिस्ट हैं, नज़र तो रखते ही हैं, लेकिन इसमें एक और सवाल उठता है कि ये कहावत है हमारे बिहार उत्तर प्रदेश में कि अगर मिस्त्री के हाथ से उसका हथियार निकल जाए तो मिस्त्री कहीं ना कहीं कमजोर होता है। सत्ता नशीनों के हाथ से अगर उनका सीट निकल जाए तो कहीं ना कहीं आप कमजोर होते हैं। अब उसके पीछे रीजन क्या हो पता नहीं, लेकिन ऐसा हुआ जी, आपके हाथ से निकल गया, यानी कि आप कमजोर हैं, जनता ने आपको नहीं पसंद किया जी, ठीक कह सकते हैं। कहाँ तक इसका ओवरऑल अंत में सत्ता नशीन तो कोई और हुआ, तो कहना तो जायज है। तो सर सत्ता नशीन कोई और हुआ, फिर भी मैंने नहीं छोड़ा, मैंने 4 मिसरों पे उसको भी दे डाला है। कहिए तो मैं बताऊं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और कहिए तो मैं पढ़ करके जैसे जी बिल्कुल बिल्कुल। जब मैंने देखा कि बिहार का माहौल क्या था, और सारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि बिहार का माहौल मैंने देखा जब कि ये हो रहा था, ये हो गया अचानक से, एक आंखों के सामने एक छा गया अंधेरा सा कि ये क्या हो गया। 4 मिसरों में मैंने अपनी बात कही, जो जिसको मैंने अपने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, और मैंने उस वक्त में कहा था कि मेरे अजदाद जीते हैं, मेरी कुर्बानी जीती है। हौसला तो सर उन्होंने बहुत किया था, ये सबने देखा होगा। कहते हैं मेरे अजदाद जीते हैं, मेरी कुर्बानी जीती है, हमारे हौसले और अज़्म की सुल्तानी जीती है। इलेक्शन में नहीं हारा ये सारा हिंद जाने हैं, इलेक्शन में नहीं हारा ये सारा हिंद जाने हैं। इलेक्शन तुम नहीं जीता, तेरी बेईमानी जीती है। इलेक्शन तू नहीं जीता, तेरी बेईमानी जीती है, हमारे हौसले और अज़्म की सुल्तानी जीती है। ये मैंने पेश किया था सर। नहीं, ये तो आपने तेजस्वी और तेज प्रताप के लिए जरूर बोला, लेकिन अभी मैंने सोशल मीडिया को जब मैं खंगाल रहा था और आपके किताब के पन्ने को मैं पलट रहा था जी, तो अभी आपने लिखा है, आपने ये किसने किया, वहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी का आपने एक फोटोग्राफ्स लगाया है। हालांकि वो फोटोग्राफ्स किसी और ने क्रिएट किया होगा, लेकिन आपने सवाल किया है कि ये किसने किया है। तो जो अभी दोहा आपने सुनाया हमें, वो कहीं ना कहीं इनके लिए भी है क्या? बिल्कुल सर, मैं ट्विटर चेक कर रहा था तो उसमें एक साहब थे, उनका पोस्ट था, मोदी जी वॉक टाइम कर रहे हैं, अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो उठा करके किसी ने फिट कर दिया आंदोलन पे, किसान आंदोलन पे। तो मेरा उनसे भी एक सवाल था कि ये किसने किया, एंड मोदी जी का मैं शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ कि अगर ये सच है तो वाकई मोदी जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो किसान आंदोलन में तशरीफ लाए और उनकी बातें सुने। लेकिन ये एक तंज था, एक तरीके से तंज था। मुझे भी पता है कि साहब वहाँ क्यों आएंगे, आखिर क्यों आएंगे वहाँ पे, क्यों नहीं आ सकते?
क्योंकि सर जब से सरकार ये बनाए हैं तीर लफ्ज़ों की ही चलाए हैं, जब से सरकार ये बनाए हैं तीर लफ्ज़ों की ही चलाए हैं, रोज़ी रोटी किसी को दे ना सके, अच्छे दिन भी ना लेके आए हैं। इस वजह से साहब नहीं आना चाहेंगे वहाँ पे। अच्छा, मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि वो बिल्कुल नहीं आएंगे? नहीं, और किसानों को उनके पास ही जाना पड़ेगा। किसानों को उनके पास वो मौका ही सर नहीं दे रहे हैं। मतलब हमने तो पहली बार ये देखा है जब से हमने होश संभाला है, हम बड़े हुए हैं। हमने बहुत ज़्यादा दौरे नहीं देखे हैं, राजनीतिक चर्चे भी नहीं किए हैं, लेकिन इतना ज़रूर देखा है कि जब से सरकार ये बनी है सर, अगर कोई बिल ये लाना चाहते हैं तो वो बिल जिसके समर्थन में है उनसे कभी बात करना नहीं चाहा है, या वो एनआरसी का मुद्दा हो, सीएनआरसी का, या वो किसानों के इस बिल का मुद्दा हो, कभी किसी से बात नहीं करना चाहा है। हमेशा सिर्फ अपनी ही करते हैं साहब वो, और इनको लगता है कि एक ये कह लें कि एक गुरूर सा है कि हाँ मैं जो बनाऊंगा वही सही है, इस वजह से बना करके वो पार्लियामेंट में पास करवा देते हैं। सीएनआरसी में आपको क्या बुराई दिखता है? सर एनडीटीवी के एक पत्रकार है रवीश कुमार जी, एक छोटी सी बात कही थी उन्होंने कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर आपसे कोई कहे कि आप भारतीय हो, लो कागज दिखाओ भारतीय हो, शर्म नहीं आएगी आपको? आपसे कोई पूछे कि आप भारतीय हो, हमें दस्तावेजों पे लिखे हुए दिखाओ कि तो आपको शर्म नहीं आएगी? बंगाल में, वहाँ पे असम में इतने लोगों के एनआरसी लिस्ट में नाम आए, करीबन आंकड़ा भी निकाला हुआ था, मेरे उस पर लिखा हुआ है, उसमें तमामन हिंदू भी थे, तमामन मुसलमान भी थे, हर मज़हब के लोग थे जो उसमें शामिल हो गए। करीबन 14 या 16 लाख लोगों का उसमें नाम आया जो कागज़ उनके पास नहीं था। साहब एक बात बताइए, यहाँ पे आवाम जो गरीब है आधार कार्ड तक नहीं बनवा पाती है अपना, वो अपना पुराना कागज़ कैसे ढूंढेंगे? और इत्तेफाकन कोई भारतीय हुआ लेकिन उसके कागजात नहीं हुए, फिर वो क्या करेगा? ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिखे, बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको समझना चाहिए सरकार को। और इत्तेफाकन ये उस वक्त ज़रूरत क्या पड़ गई थी सरकार को सीए और एनआरसी लाने की? क्या देश में सिर्फ अफरा तफरी का माहौल बनाने के लिए ही आप बैठे हैं गद्दी पे? आज हमको छेड़ रहे हैं, कल आपको छेड़ रहे हैं। एक शेर बिता ये कि जलते मकान को दिखने वाले फूस का छप्पड़ आपका है, ऐसे करके था। आग के पीछे तेज धुआं है, आगे मुकद्दर आपका है। मेरे कत्ल पे तुम भी चुप थे, तुम्हारा नंबर अब आया, तुम्हारे कत्ल पे वो भी चुप है, अगला नंबर उनका। सीएनआरसी पर अगर आपको 2 शब्द कहना हो तो किस तरह से बताएंगे? सीएनआरसी पे मैंने उस वक्त बहुत सारी नज़में, एक चाय वाला काफ़ी मशहूर हुई थी हमारी, चाय वाला सुने चाय वाला सुने, तो उसकी मैं कुछ लाइन सुना देता हूँ। कहते हैं कि छीना है जिसने मुँह से नेवाला सुने, छीना है जिसने मुँह से नेवाला सुने, चाय वाला सुने, चाय वाला सुने, चाय वाला सुने, चाय वाला सुने। ये 4 मिसरे लिखे थे उस वक्त एनआरसी के लिए भी, और आज किसान आंदोलन में जो हमारे भाई बैठे हैं मैं उनको भी ये समर्पित करता हूँ ये 4 मिसरे। सुनना, कहते हैं कि खार के दरमियां ही गुलाब आएगा, फिर से कलियों के रुख पर शबाब आएगा, तुम कदम मत हटाना मेरे भाइयों, तुम कदम मत हटाना मेरे भाइयों, देखना देखना इनकलाब आएगा, देखना देखना इनकलाब आएगा, कत्ल मजलूमों का करने वाला सुने, चाय वाला सुने, चाय वाला सुने। बहुत सारे इसमें अशारे जिनको मैं छोड़ रहा हूँ। ये एक लिखा था मैंने उस वक्त, बहुत लोगों को लगता था कि ये बहुत तंज भरा है, तीखा हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे बोलना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। ये 2 लाइन में पढ़ता हूँ सर, बताइएगा कैसा है। कहते हैं कि एक शख्स है जो पूरे देश को संभालने की बात करता है। सर एक बहुत प्यार से, बहुत अच्छे लहजे में, एक बच्चा होने की हैसियत से मैं एक सवाल करता हूँ, साहब सुनना। कहते हैं कि 2 कदम जिंदगानी की चल ना सकी, कहते हैं भाइयों बहनों दे दो मुझे देश के हाथ की कुंजी, मैं संभालूंगा, सब बिके जा रहे हैं।
कहते हैं कि 2 कदम जिंदगानी की चल ना सकी, 2 कदम जिंदगानी की चल ना सकी, उनकी बीवी भी उनसे संभल ना सकी, उनकी बीवी भी उनसे संभल ना सकी, मुल्क क्या संभलेगा उससे ऐ दोस्तों, मुल्क क्या संभलेगा उससे दोस्तों, एक कली जिसके हाथों से खिल ना सकी, कत्ल मकतूल का करने वाला सुने, चाय वाला सुने, चाय वाला सुने, चाय वाला सुने, चाय वाला सुने। एक कलाकार को मैं राजनीतिक थोड़ा ज़्यादा बना रहा हूँ, लेकिन मैं राजनीति से बाहर आते हुए जी मैं ये जानना चाहता हूँ, हालांकि आप राजनीति से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि आज हमारे देश का दुर्भाग्य कहें या फिर कुछ और, जी राजनीति से उबर नहीं सकते हैं हम, बिल्कुल, क्योंकि राजनीति हमारे कण कण में कहते तो हैं लोग, लेकिन है नहीं है, आज दिखने लगा है। जी तो उबरना भी नहीं चाहते। अभी अभी आपने एक राइटिंग में लिखा था कि बचने लिखा था, एक्चुअली राइटर ने बचने लिखा था, मोदी जी गलती से बिकने कह दिया था। क्या वाकया थी ये था एक बहुत मशहूर डायलॉग है मोदी साहब का। कहते हैं कि भाइयों बहनों, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध ये मैंने खाई है, देश नहीं बिकने दूंगा। और सर इत्तेफाकन कि मैं जब आरजेडी से स्टार प्रचारक बनाया गया तो मैं लखनऊ एयरपोर्ट पे बैठा तो वहाँ लिखा हुआ था इंडियन गवर्नमेंट एयरपोर्ट, और मैं जब वापस लौटा तो लिखा हुआ था अडानी प्राइवेट एयरपोर्ट। ये वाक वही समझ में आ रहा था। तो मेरे ख्याल से राइटर ने शायद लिखा होगा कि मैं देश नहीं बचने दूंगा, सौगंध ये मैंने खाई है। तो मोदी जी ने गलती से कह दिया होगा कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। नहीं, आप पर बिहार में आप पर आरोप लगा था कि आपका भी डीएनए सही नहीं है, इसलिए आप आरजेडी के साथ गए थे। ऐसा क्या हो गया? डीएनए सही नहीं है इसका आरोप तो वो लगाते हैं जिनका अभी ओपनली मैं बताना चाहूँगा कि डीएनए का जो टेस्टिंग एक न्यूज़ आता है, डीएनए टेस्टिंग, मैं ये कहना चाहूँगा सबसे बड़ी बात अपने हिंदुस्तान के लिए यही कहना चाहूँगा इन 4 मिसरों में कि ऐ आसमां यहाँ से वो तारा दिखाई दे, ऐ आसमां यहाँ से वो तारा दिखाई दे, हम बेकसों का जो हो सहारा दिखाई दे, अरमान दुआ करता है रब्बे करीम से, सारे जहाँ से हिंद ये प्यारा दिखाई दे। हम जैसे लोग अपने हिंदुस्तान के लिए ये दुआएं मांगते हैं कि ये पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा बढ़ करके दिखे। हम जैसे लोग हैं, हम अपनी बात करें सर कि हम जब मरते हैं तो हम इस कब्र में जब जाते हैं तो हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन होना पसंद करते हैं। ये हमारी शख्सियत है, ये हमारी पहचान है सर। हमारे आबाओ अजदाद यहीं की मिट्टी में दफन हुए हैं, हमारे आबाओ अजदाद ने यहाँ के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। एक बात और मैं कहना चाहूँगा सर कि शहीद मर्द टीपू सुल्तान को जब अंग्रेज़ों ने शहीद किया था तो एक अंग्रेज़ आया था और बोला था कि चेक कर लो, देखो ये मर गए हैं या जिंदा है। तो एक शख्स फिरंगी था, वो आया, उनकी लाश को ऐसे टच करके उठा कर देखा। जब पता चला कि हाँ आप मर चुके हैं या शहीद हो चुके हैं तो बोला कि हाँ इनकी रूह निकल चुकी है। उस वक्त अंग्रेज उनकी लाश पे खड़े होकर के बोले थे, आज मैंने हिंदुस्तान पे फतेह पा ली है। टीपू सुल्तान नहीं बोला था सर, आज हमने हिंदुस्तान पे फतेह पा ली है। अब सर बताएं और इससे ज़्यादा क्या चाहिए आप लोगों को। कि आई होप कि जितने भी लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं उनको ये सारा जवाब मिल चुका होगा, क्योंकि हमें हिंदुस्तान से प्यार करने का आपको कोई भी प्रूफ देने का मन नहीं। हिंदुस्तान से हमें प्यार है ये हम आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान से प्यार आपको कितना है ये आप पहले दिखा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वहाँ उस लाइब्रेरी में, वहाँ उस कार्यालय पे आरएसएस के जहाँ पे कभी तिरंगा नहीं फहराया गया, ऐसे लोग बात करेंगे डीएनए के बारे में, उन्हें तो शर्म आनी चाहिए और डूब करके मर जाना चाहिए। बलरामपुरी अरमान की जो पहचान है हमारे दर्शक के सामने निकालिए। अरमान शुरू से एक बच्चा जो म्यूज़िक इंडस्ट्री से गया, देन उसके बाद रिटर्न हुआ। मैंने सर बहुत कोशिश की कि मैं गज़ल पढ़ूं, मैं ऐसी चीज़ें अमूमन जो शायर पढ़ते हैं, हुस्न की तारीफ़, लबो रुखसार की तारीफ़,
और जुल्फ वगैरह वगैरह। मैंने सर कोशिश की कि मैं भी ऐसा पढ़ूं, मैं भी अदब की दुनिया में बुलाया जाऊं, लेकिन सर जब देखता हूं कि हाथरस जैसा कांड हो जाता है, लेकिन जब देखता हूं सर कि पुलवामा अटैक जैसा कांड हो जाता है, लेकिन देखता हूं सर एनआरसी आ रहा है, सीए प्रोटेस्ट आ रहा है, किसान आंदोलन आ रहा है, तो फिर एक सोचता हूं कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा। सर मैं उस कुंबे का नहीं हूँ जिन्हें मिर्ज़ा गालिब, अमीर खुसरो या इस ले से चलने हुए एक लाइन आती है, मैं उस लेव का नहीं हूँ। मैं उधर का हूँ जिसको आप फैज़ अहमद फैज़ कह सकते हैं, हबीब जालिब कह सकते हैं, जिन्होंने वक्त में रहते हुए हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलना चाहा, जो सही है उसको सही कहना चाहा, जो गलत है उसको गलत कहना चाहा। सर मैं कहीं ना कहीं अपने आप को उस कुंबे का महसूस करता हूँ, इसलिए मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बोलना पसंद करता हूँ। और ख़ासकर मैं सोचता हूँ कि मैं युवा हूँ, मैं कुछ भी बोलूँ तो वार टू वार रहे, फेस टू फेस रहे, कि मैं किसी को बोलूँ तो उसमें एक लक्ष्य रहे, एक मकसद रहे बोलने का। क्या है जल प्रभु रुखसार की शायरी सर, मतलब अदब की दुनिया है, बेहतर है, बहुत अच्छी है, मैं इज्जत करता हूँ सारे शायरों की, लेकिन मैं वो बोल नहीं पाता सर। कुछ अदब से हमारे दर्शक के लिए भी कुछ सुना दीजिए। अदब से मैं अभी जो मैंने 4 मिसरे कहे थे, मेरा ख्याल है कि आप तक के लिए पहुंचा देता हूं मैं उसको, मैं लय में पढ़ देता हूं। कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। सर मेरे सबसे पहले वही वीडियो चली थी, अशार में पढ़ता हूँ, सुनना। कहते हैं कि जितना है अधिकार तुम्हारा, जितना है अधिकार तुम्हारा, उतना ही हक मेरा है। हम सब भारतवासी हैं तो क्या तेरा क्या मेरा है। आओ मिलकर साथ में गाए जो गुणगान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। और एक मिसरा कहता हूँ कि साधु संत भी अपने हैं और हर काजी भी हमारा है। साधु संत भी अपने हैं और हर काजी भी हमारा है। साधु संत भी अपने हैं और हर काजी भी हमारा है। मथुरा काशी कलियर हाँ वो और अजमेर हमारा है। मथुरा काशी कलियर हाँ वो और अजमेर हमारा है। कुतुब मीनार व ताज महल देखो ये शान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। और 4 मिसरे इसमें ऐड करता हूँ। कहते हैं कि आसमां यहाँ से वो तारा दिखाई दे, हम बेकसों का जो हो सहारा दिखाई दे। अरमान दुआ करता है रब्बी करीब से, अरमान दुआ करता है रब्बी करीम से। सारे जहां से हिंद ये प्यारा दिखाई दे, सारे जहां से हिंद ये प्यारा दिखाई दे। ऐ आसमां यहाँ से वो तारा दिखाई दे। ये थे अरमान रजा बलरामपुरी अरमान रजा। तो हम लोग फिर आमने सामने में किसी और के साथ शामिल होंगे। जाते जाते बलरामपुरी अरमान रजा से चाहूँगा कि बिहारी खबर के लिए अगर 2 शब्द बोल सकते हैं तो फिर। दिल्ली में सबसे पहले पहुंचा तो सबसे पहले कैचअप सर ने किया, वो बिहारी खबर ने किया, और उन्हें मुझे मालूम भी नहीं था कि मेरे बिहार की सारी चीज़ें वो जानते हैं। इससे ये पता चलता है कि दिल्ली में इस ऑफिस में बैठ करके भी ये बिहारी खबर पूरे भारत की खबर रखता है। तो बिहारी खबर के जितने भी दर्शक हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उन सबको बहुत मुबारकबाद कि आप ऐसे चैनल से जुड़े हुए हैं जो हर हिस्से की, हर खित्ते की खबर आप तक पहुंचाएगा। वो दुनिया के किसी कोने में हो, दुनिया के किसी गोशे में हो, आप तक पहुंचाया जाएगा। और आप बिहारी चैनल को यूं ही अपना प्यार दें, यूं ही सब्सक्राइब करते हैं, यूं ही लाइक करते रहें। और ख़ासकर मुबारकबाद सर आपको, जिसने आप इस छोटे से ज़र्रे को इतनी इज्जत से नवाजा, इतना अच्छे से स्टूडियो में आपने बिठा करके इंटरव्यू लिया। उसके लिए ये हमारी मोहब्बतों के लिए बहुत बढ़ करके सर। एक छोटे से बच्चे के लिए जो खासकर एक बलरामपुर से शहर से उठ करके दिल्ली में पहुंचता है, फिर उसको इस तरह से इंटरव्यू किया जाता है, ये हमारे लिए और हमारे शहर बलरामपुर के लिए सर बहुत बड़ी बात है। तो मैं पूरे बलरामपुर के आवाम की तरफ से आपको मुबारकबाद देता हूँ सर, और बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।